नमस्कार और आज की हमारी हास पड़ताल में आपका स्वागत है। लिए आज चलते हैं हजारों साल पीछे। इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जो सदियों तक खोया हुआ था। ये कहानी है सोचिए, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक ऐसी दुनिया जो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये विशाल साम्राज्य था सिंधु घाटी सभ्यता का, कांस्य युग की एक ऐसी महाशक्ति जो 4000 साल से भी पहले अपने शिखर पर थी और फिर मानो इतिहास से पूरी तरह गायब हो गई। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता हजारों सालों तक गुमनाम रहने के बाद दुनिया के सामने आई। इसकी कहानी भी सच कहूं तो किसी रहस्य से कम नहीं है। देखिए, इसकी खोज कोई एक दिन में नहीं हुई, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। कहानी शुरू हुई कुछ इत्तेफाकों से। कभी किसी यात्री को कुछ खंडर दिखे तो कभी रेलवे लाइन बिछाते मजदूरों के हाथ कुछ पुरानी चीजें लग गई, और इन्हीं छोटी छोटी कड़ियों ने आगे चलकर एक बड़ी पुरातात्विक खुदाई की नींव रखी, जिसने इस सभ्यता के असली पैमाने को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जब पुरातत्वविदों ने जमीन खोदना शुरू किया तो जो सामने आया उसने तो सबको सच में हैरान कर दिया। उन्हें शहर मिले, ऐसे शहर जिनकी प्लानिंग और बनावट अपने समय से हजारों साल आगे की थी। जरा सोचिए, आज से 4000 साल पहले के शहर, और ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे। इनकी बनावट में एक गजब की एक रूपता थी, एक कमाल की समझदारी। ऐसा लगता था मानो हर शहर को एक ही मास्टर प्लान से बनाया गया हो, जहां सड़कों, नालियों और लोगों की सेहत को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई थी। इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना है मोहनजोदड़ो का ये विशाल स्नानागार। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, बल्कि वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन और विशाल वास्तुकला में उनकी महारत का एक जीता जागता सबूत था। यहीं पर सिंधु घाटी के लोग अपने समय की दूसरी सभ्यताओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। जहां मिस्र जैसी महान सभ्यता भी ज्यादातर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं सिंधु घाटी के लोगों ने बड़े पैमाने पर आग में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया। और इसी एक तकनीक की वजह से उनके शहर और इमारतें सदियों तक मजबूती से टिकी रहीं। अच्छा, इतने बेहतरीन शहर बनाने और चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी तो चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सभ्यता का इंजन कैसे चलता था, मतलब उनका व्यापार और रोजमर्रा का जीवन कैसा था। तो देखिए, उनकी तरक्की की नींव टिकी थी खेती पर। वो न सिर्फ तरह तरह के अनाज उगाते थे, बल्कि दुनिया में पहली बार कपास उगाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसके साथ ही उनके कारीगर भी कमाल के थे, जो मिट्टी के बर्तन, खूबसूरत मनके और कांसे के औजार बनाने में माहिर थे। लेकिन वो सिर्फ अपनी बनाई चीजों पर ही निर्भर नहीं थे। सबूत बताते हैं कि उनका व्यापारिक नेटवर्क बहुत बड़ा था। वो पूरे उपमहाद्वीप और उससे भी दूर ईरान और अफगानिस्तान जैसी जगहों से कच्चा माल मंगवाते थे, और उनकी पहुंच मेसोपोटामिया तक थी। जब मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की मोहरें मिलती हैं, तो ये बात साफ हो जाती है कि वो उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। वो समंदर के रास्ते दुनिया की दूसरी महान सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। लेकिन शहरों और व्यापार से भी ज्यादा दिलचस्प वो बातें हैं जो हम सिंधु घाटी के बारे में नहीं जानते। अब हम उनकी दुनिया की उन अनसुलझी पहेलियों में उतर रहे हैं जो उनकी संस्कृति और उनके विश्वासों से जुड़ी हैं। शायद सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि, उनकी लिखावट। सोचिए, उन्होंने लिखने का एक पूरा सिस्टम बना लिया था। उनके लिखे शब्द आज भी हजारों मोहरों पर मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थियों में से एक है। आखिर इन निशानों में लिखा क्या है? क्या ये नाम है, व्यापार का कोई हिसाब किताब है, या फिर कोई धार्मिक मंत्र? जिस दिन हम इस लिपि को पढ़ पाएंगे, उसी दिन हम पहली बार सिंधु घाटी के लोगों की अपनी आवाज सुन पाएंगे। अब भले ही हमें उनका कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन जो मूर्तियां और मोहरें मिली हैं, वो उनकी धार्मिक दुनिया की एक झलक जरूर देती हैं। इन सुरागों से ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा, शायद ध्यान और हवन जैसी चीजों में विश्वास रखते थे। सटीकता सिर्फ शहर बनाने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने वजन और माप के लिए भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रखा था, जो 16 के नंबर पर आधारित था। और ये सिस्टम इतना असरदार था कि उसकी विरासत सदियों तक चलती रही। सोचिए, आधुनिक भारत तक 1 रुपए में 16 आने होते थे। सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान, इतनी व्यवस्थित और इतनी उन्नत सभ्यता का आखिर हुआ क्या?
ये शानदार शहर खंडोरों में कैसे बदल गए? देखिए, इसका अंत किसी एक बड़ी घटना से नहीं हुआ। ये कोई रात भर में हुई तबाही नहीं थी, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली, जिसमें शहरों की रौनक कम होती गई और लोग धीरे-धीरे उन्हें छोड़कर चले गए। तो वजह क्या थी? आज ज्यादातर रिसर्चर्स ये मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह शायद जलवायु और पर्यावरण में आया बदलाव था। हो सकता है कि मौसम ने ही उनका साथ छोड़ दिया हो। हाँ, एक पुरानी थ्योरी आर्य आक्रमण की भी थी कि बाहर से आए लोगों ने उन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन अब ज्यादातर विद्वान इसे नहीं मानते, क्योंकि पुरातात्विक सबूत किसी बड़े युद्ध या हमले की कहानी नहीं बताते। हमने इतना कुछ जान लिया है, लेकिन सच तो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी अपने सबसे गहरे राज अपने सीने में दफन किए हुए है। ये राज एक ऐसी भाषा में बंद हैं जिसे हम पढ़ नहीं सकते, और ऐसे खंडरों में छिपे हैं जिनके पास सुनाने के लिए अभी और भी न जाने कितनी कहानियां हैं।